वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष जांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडीइंग मोबाइल पर। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास विषय के बारे में। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर बात करें जानने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतिहास कहते किसे हैं। देखिए, इतिहास यानी अतीत में घटी वे घटनाएं, जिन घटनाओं के हमारे पास साक्ष्य है, स्रोत है, उन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। अगर बात करें पर्टिकुलर शब्द की, इतिहास की, यह शब्द कहां से लिया गया है, तो यह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। और इस हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है छानबीन कर प्राप्त की गई जानकारी। देखिए, एच फॉर हिस्ट्री और एच फॉर हेरोडोटस। इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। ये तो थी इतिहास के बारे में सामान्य जानकारी। अब चलते हैं अपने सिलेबस के अनुसार भारतीय इतिहास पर। भारतीय इतिहास, देखिए, भारतीय इतिहास को 3 मेजर पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अगर बात करें इंग्लिश में, तो ये तो हो गया एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और ये आधुनिक इंडिया। देखिए, जिस प्रकार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, क्या सभी देश अपने इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ देशों का मानना है कि इतिहास होता है, इसका डिवाइडेशन क्या करें। बात भी लॉजिकल है कि आज से पहले जितनी भी घटनाएं घटित हो चुकी है, वो सारी घटनाएं क्या है? इतिहास है। तो उन घटनाओं का डिवाइडेशन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए कि हर देश की कंडीशन और नेचर अलग अलग होती है, वो अपनी सुविधा अनुसार इतिहास का डिवाइडेशन करते हैं। कुछ देश है जो इतिहास को डिवाइड नहीं करते, उनका विभाजन नहीं करते। वो कहते हैं इतिहास होता है, उसका क्या डिवाइडेशन करना। कुछ होते हैं जो सिर्फ 2 भागों में बांटते हैं, प्राचीन और आधुनिक, और कुछ होते हैं जो 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हमारा भारत देश भी उन्हीं देशों में आता है जो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं प्राचीन भारत की ओर। देखिए, हमारे प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल के हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसके सिर्फ हमें क्या मिलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। और आद्य ऐतिहासिक काल है, उसके लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उनकी लिपियां हमें पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई है। उन्हें पढ़ने में हम क्या है, अभी तक असमर्थ हैं। बात करते हैं 3 नंबर ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, और जो लिखित साक्ष्य है उनकी लिपियां समझ में आती है, उनको हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। अब देखिए, जो हमारे सिलेबस हमारे दिया हुआ है DSSB की भर्ती में, TGT लेवल पर, उसमें हमारा पहला टॉपिक है पाषाण काल। और पाषाण काल को हम पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। पाषाण काल, पाषाण यानी पत्थर, इंग्लिश में बोले तो स्टोन। देखिए, इतिहास का पहला चैप्टर, और वो भी किससे शुरू हो रहा है? पाषाण यानी पत्थर से। क्या मानव उस समय पत्थर पर इतना निर्भर था? जी हाँ, बिल्कुल। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खोज थी आग, और दूसरी सबसे बड़ी खोज थी पहिए का आविष्कार। ये 2 बड़ी खोजें होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा निर्भर इंसान किस पर था? पत्थर पर था। इंसान को जो चीज पहले समझ में आई, वो चीज क्या थी? पत्थर थी। इंसान को समझ में आने लगा था बारिश, आंधी, तूफान, इन सबसे अगर बचना है या इनसे सुरक्षित रहा जा सकता है तो कहाँ रहे? गुफाओं में, यानी पत्थर की ओट में। और कहीं गड्ढा खोदना है तो किससे खोदेंगे?
पत्थर से खोदेंगे। अगर फ्री बैठे हैं, मनोरंजन नहीं हो रहा, मनोरंजन करने के लिए कुछ स्क्रैचिंग करनी है या पेंटिंग करनी है, तो किससे करेंगे? पत्थर से करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो चीज मानव को सबसे पहले समझ में आई वो चीज क्या थी? पत्थर थी। पत्थर का उपयोग मानव अचानक नहीं सीखा था, उसे सीखने में क्या लगे थे? समय लगा था। किस तरह उसने पत्थर का उपयोग सीखा होगा? देखिए, माना जाता है कि पहले मानव और जानवर में कोई फर्क नहीं था। जिस प्रकार आजकल हम देखते हैं डिस्कवरी चैनल पर जानवर से लड़ते हैं, तो लड़ते समय वो किसी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं करते, वो सिर्फ अपने हाथों और पैरों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार पहले मानव लड़ता था तो कोई हथियार नहीं था उसके पास, सिर्फ वो अपने हाथों और पैरों से लड़ते हैं। माना जाता है कि कभी ऐसा होगा कि कोई मानव से लड़ रहा था या मानव जानवर से लड़ रहा था, तो लड़ते लड़ते मानव क्या हुआ? नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उसके हाथ में पत्थर आया तो उसने सामने वाले की खोपड़ी पे दे मारा, तो खोपड़ी खुल गई। तो आसपास जो खड़े इंसान थे दूसरे, वो हक्के बक्के रह गए कि यह तूने कैसे कर लिया? तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं, अपने आप आया और मैंने मार दिया। तो वहां खड़े आसपास लोगों ने सोचा कि ये हमारे समाज का पहला वैज्ञानिक है जिसने क्या किया है? सर्वप्रथम पत्थर का उपयोग किया है। ऐसा माना जाता है कि पत्थर का उपयोग करना इस प्रकार मानव ने सीखा होगा। देखिए, पत्थर का उपयोग तो मानव ने सीख लिया, लेकिन उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि कौन से आकार के पत्थर को किस प्रकार यूज ले या इस पत्थर को किस प्रकार यूज ले। धीरे धीरे इसमें बीतता गया और मानव को पत्थर के आकार का ज्ञान हुआ। उसे समझ में आने लगा था कि जो नुकीला पत्थर है ना, वो हमारे लिए क्या है? सबसे उपयोगी है। कहीं गड्ढा खोदना है तो उसे भी आसानी से खोदा जा सकता है। अगर कोई शिकार करना है तो नुकीले पत्थर से करने में आसानी होगी। और फिर उसे थोड़ा समय और बीता तो बल का ज्ञान हुआ, फोर्स का ज्ञान हुआ। तो उसने उस नुकीले पत्थर के ऊपर क्या लगा लिया? एक डंडा लगा लिया या इसी आकार का कोई पत्थर ढूंढ लिया, जिससे का उपयोग वो कुल्हाड़ी के रूप में करने लगा। कहने की बात ये है कि मानव के दिमाग में जो पहला विचार आया था वो क्या था? पत्थर था। ये उस समय की बात नहीं है। आज भी अगर हमारे दिमाग में कुछ पहला विचार आता है तो वो पत्थर आता है। देखिए कैसे कि आप सुनसान गली में जा रहे हो, सामने से कोई कुत्ता आ गया, भौंकता हुआ आ रहा है, आपको लग रहा है वो अग्रेसिव है, काटेगा, तो आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और फिर आपके दिमाग में यही विचार आएगा, आसपास आप देखोगे कोई पत्थर है क्या, तो आप वो पत्थर उठाओगे, पत्थर उठाकर ऐसे करोगे और कुत्ते को डराने का प्रयास करोगे। कुत्ता डर जाएगा, उसके बाद आप में आगे कुछ सोचोगे कि हमें दीवार पर चढ़ना है या किसी घर का गेट ओपन है या खुला है तो उसमें घर में चले जाएं। ये बाद का विचार है, लेकिन जो पहले हमारे माइंड में विचार आया वो विचार क्या था? पत्थर था। देखिए जिस प्रकार मानव पत्थर का उपयोग करना सीखा, उसी आधार पर इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 मेजर पार्टों में बांटा है। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में बोले तो पैलियोलिथिक पीरियड, लिथिक पीरियड। दूसरा मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड। तीसरा नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। इनका डिवाइडेशन इस आधार पर किया गया था कि मानव ने कब कौन से पत्थर का किस प्रकार यूज करना सीखा था। तो चलिए अब इनके बारे में हम एक एक करके विस्तृत जानकारी देखते हैं सबके बारे में, किस काल में मानव ने क्या करना सीखा, क्या खोज की, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो चलते हैं हम पहले भाग की ओर, पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। देखिए पैलियोलिथिक पीरियड इतिहास का सबसे प्राचीन समय था। पहली बात तो ये, तो इस समय जो मानव था उस मानव को आदि मानव कहते थे और इस समय मानव का सिर्फ एक ही काम था, भोजन की आपूर्ति, किसी भी प्रकार करे हो, ठीक है। और इस समय मानव ने एक सबसे बड़ी उपलब्धि
थी मानव की वो थी आग का आविष्कार। आग का आविष्कार। मानव ने पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड में आग की खोज कर ली थी। यह मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इसी काल में मानव ने क्या प्रारंभ की थी? चित्रकारी। चित्रकारी कैसे प्रारंभ करती? देखिए, आज पहले मानव का काम क्या था? सिर्फ भोजन आपूर्ति। जंगल में गया, शिकार किया, उस मरे हुए जानवर को खा लिया, तो बाकी पूरे दिन बैठा करे क्या? पर ही रहता था। तो उससे मनोरंजन करने के लिए उसने क्या की? चित्रकारी प्रारंभ की। आजकल तो हमारे पास बहुत से साधन है मनोरंजन के, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उस पर चैटिंग करते रहते हैं, लेकिन उस समय ये सब नहीं था। तो इसने मनोरंजन के लिए क्या की? चित्रकारी। और पूरा पाषाण काल में जो चित्रकारी हुई, इस चित्रकारी के साक्ष्य हमें मिलते हैं। साक्ष्य यानी प्रूफ, वो मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका की गुफाओं में। और ये गुफाएं कहाँ है? एमपी के अब्दुल्लागंज गांव में। तो जो पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड में जो चित्रकारी हुई थी, उस चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? एमपी के अब्दुल्लागंज गांव में। देखिए, यह क्वेश्चन टीजीटी लेवल 2018 इस सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, उस पेपर में पूछा गया था। उस पर्सन को वहां पर थोड़ा सा घुमाकर पूछा था। वहां पर था कि भीमबेटका की गुफाओं में जो शैल चित्र बने हैं, वो शैल चित्र किस काल के हैं? वहां पर ऑप्शन पूरा पाषाण काल नहीं दिया हुआ था, न ही पाषाण काल दिया हुआ था। वहां ऑप्शन दिया हुआ था प्राक ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर ही हम पाषाण काल को पढ़ रहे हैं और पाषाण काल के अंदर ही पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाओं की जो शैल चित्र है, वो ऑटोमेटिक किस काल के हो गए? प्राक ऐतिहासिक काल के। इस प्रकार इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा था। अब चलते हैं पाषाण काल के दूसरे पार्ट, मध्य पाषाण काल पर, कि उस काल में क्या घटनाएं हुई, मानव ने क्या क्या सीखा, क्या मानव का प्रमुख कार्य था। 2 नंबर, मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक पीरियड। इसका कालखंड था 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। जो पूरा पाषाण काल था ना, पैलियोलिथिक पीरियड, उसका कालखंड था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। और जो मीसोलिथिक पीरियड है, उसका कालखंड था, यह कब तक से कब तक रहा था? यह रहा था 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। देखिए, इस काल में आते आते मानव के हथियारों का आकार कैसा हो गया था? हथियार क्या हो गए? छोटे हो गए थे। उसे समझ में आने लगा था कि बड़े बड़े पत्थर लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या किया? जो पत्थर के हथियार थे, उनके आकार क्या कर लिए थे? छोटे कर लिए थे। और इस काल का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया था मानव का, वो था अंतिम संस्कार। कि अगर कोई इंसान मर गया, उस मरे हुए इंसान के शव का क्या करना? अंतिम संस्कार करना। वो चाहे किसी भी प्रकार करे, जलाकर करे, दफनाकर करे, वो अपने हिसाब से करते थे। और इस काल की जो जानकारी हमें मिलती है कि मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें किसने दी? तो देखिए, 1867 में क्राइल नामक वैज्ञानिक ने हमें, या क्राइल नामक इतिहासकार ने हमें क्या दी थी? इस मध्य पाषाण काल की जानकारी दी थी। और इस मध्य पाषाण काल में एक मानव के जो कंकाल तंत्र है ना, तो मध्य पाषाण काल के मानव का कंकाल तंत्र, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। वो कहां मिले हैं? यूपी के प्रतापगढ़ जिले के सराहे, नाहर व मेहंदा गांव में।
कि जो मध्य पाषाण काल है या मिसोलिथिक पीरियड है, उस काल के मानव का जो कंकाल तंत्र है उसके साक्ष्य हमें यूपी के सराय, नार और मेहंदा नामक स्थानों पर मिले हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पाषाण काल के तीसरे भाग की ओर। तीसरा कौन सा था? नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। देखिए नियोलिथिक पीरियड तक आते आते मानव क्या हो गया था? पर्याप्त समझदार हो गया था। तीसरा कौन सा था हमारा? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल या इंग्लिश में बोले तो नियोलिथिक पीरियड। और इसका कालखंड कितना था? यह कब से कब तक रहा था? यह रहा था 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। देखिए नवपाषाण काल तक आते आते मानव क्या हो गया था? पर्याप्त समझदार हो गया था। उसे समझ में आने लगा था कि कौन सी चीजें हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी चीजें हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जिस तरह आजकल हमें समझ में आता है ना कि कोई मोबाइल है हमारे पास, उस मोबाइल में हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, डाउनलोड करने के बाद 2-3 दिन हम यूज में लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। इसी तरह से इस काल में मानव को क्या हो गया था? समझ आ गई थी कि कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो इसने इस काल में जो पहला काम किया था मानव ने, देखिए मानव पहले कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। तो गुफाएं उसे ढूंढनी पड़ती थी जंगल में जाकर, तो उस ढूंढने में क्या लगता था? समय लगता था। तो मानव ने सोचा क्यों ना हम बड़े बड़े पत्थर ले आए और उन बड़े बड़े पत्थरों से क्या बना ले? खुद गुफा बना ले, या मकान बना ले, या घर बना ले, या आवास बना ले। उसे समझ में आ गया था कि जंगलों में गुफाएं ढूंढने में कुछ नहीं रखा, हम क्या करें? खुद अपना आवास बना ले। तो पहला काम क्या किया था नियोलिथिक पीरियड के मानव ने? क्या बनाए थे? आवास बनाए थे या मकान बनाए थे। अब आवास तो बना लिया, फिर वही समस्या कि भोजन के लिए उसे जंगलों में दूर दूर तक जाना पड़ा। तो उसने क्या किया? एग्रीकल्चर प्रारंभ कर दी, यानी खेती शुरू कर दी। और सबसे पहले जो फसल बोई वो कौन सी थी? जौ और गेहूं। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि जंगलों में दूर दूर जाकर भोजन ढूंढने में कोई फायदा नहीं है, हम क्या कर लें? खेती कर लें। और देखिए खेती में जो जौ और गेहूं बोई थी, इसके साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? कि सर जो और गेहूं थी, उस गेहूं के साक्ष्य क्या मिलते हैं? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। और जो मेहरगढ़ में जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे, वो साक्ष्य थे 7,000 ईसा पूर्व पुराने थे। कि 7,000 ईसा पूर्व पुराने गेहूं और जौ के में साक्ष्य मिले थे। और जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान की किथरा और सुलेमान पहाड़ियों के बीच। मेहरगढ़ पाकिस्तान के किथरा और सुलेमान पहाड़ियों के बीच हमें गेहूं और जौ के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। देखिए आवास भी बना लिया मानव ने और खेती भी कर ली। अब उसकी नजर पड़ी जंगल के जानवरों पर। उसने सोचा जंगल हमारे लिए उपयोगी है, लकड़ियां देता है, फल फ्रूट देता है, लेकिन तो क्या जंगल के जानवर है वो हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं? ऐसा सोचा। तो उन्होंने किया क्या कि एक एक जानवर को पकड़ा और उस जानवर पर क्या करने लगे? एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो उन्होंने पहले किस जानवर को पकड़ा, उस जानवर का दूध पिया मानो, ठीक है। वो दूध उन्हें क्या लगा? खारा लगा। उन्होंने कहा यह दूध तो भाई जहर है, पीने योग्य नहीं है। फिर हो सकता हुआ कुछ समय बीतता गया, उससे उन्होंने फिर किसी दूसरे जानवर को पकड़ा और वो जानवर क्या थी? गाय। तो उसका दूध निकाला और पिया, तो उसे लगा हाँ ठीक है ये दूध हम पी सकते हैं। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब का दूध क्या है? पीने योग्य है। यानी ये जानवर हमारे लिए किस तरह उपयोगी हो सकते हैं कि ये हमें दूध देते हैं। फिर उन्हें समस्या आने लगी दूर दूर तक जाना है, पैदल नहीं जा सकते हैं, तो क्या चाहिए? साधन चाहिए। तो हमें दूर तक ले जाने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी हो सकता है? फिर उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई। इस जानवर को पकड़ा, पाला और फिर देखा ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है क्या? ऐसे समय बीतता गया और उन्हें अंत में कंक्लूजन निकाला कि घोड़ा क्या है? घुड़सवारी के लिए उपयुक्त है। देखिए ये काम जितना मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, इतना आसान नहीं था।
इस यह काम करने में इंसान को सालों का समय लगा था, बहुत ज्यादा समय लगा था। जितना मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, ये इतना आसान है नहीं था। तो क्या कर दिया था मानव ने? पशुपालन। पहला काम आवास और दूसरा काम खेती और तीसरा काम क्या था? पशुपालन करना। तो देखिए, तो पशुपालन के साक्ष्य है कि भारत में पशुपालन हुआ था, या इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ व बागोर से क्या मिलते हैं? भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और ये आदमगढ़ कहां पर है? एमपी। और बागोर कहां है? राजस्थान में। तो देखिए, यह हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ? आवास का निर्माण कर लिया, खेती करना प्रारंभ कर दिया, और क्या किया? पशुपालन प्रारंभ कर दिया। तो मानव ने सबसे पहले जो पशु पाला था, वो पशु कौन सा था? कुत्ता था। यह तो था हमारा पाषाण काल। देखिए, एक बार फिर से हम मोटा मोटी रिवीजन कर लेते हैं इस पाषाण काल की। सबसे पहले पाषाण काल कहते किसे हैं? जिस समय मानव पत्थर के औजारों में हथियारों का उपयोग करता था, उस समय को क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। और जो भारत में पाषाणकालीन संस्कृति थी, उसकी खोज किसने की? तो उसकी खोज की रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। कब की? 1863 ईस्वी में, और पलवरम मद्रास में की। फिर पाषाण काल को देखिए, पत्थरों के उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग कौन से थे? पहला पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा नियोलिथिक पीरियड। तो देखिए, पहला पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या क्या घटनाएं हुई? महत्वपूर्ण घटनाएं। पहले आग का आविष्कार हुआ, और दूसरा क्या कर दिया? चित्रकारी प्रारंभ कर दी। और जो चित्रकारी प्रारंभ की, उस चित्रकारी के साक्ष्य हमें कहां मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में। फिर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या महत्वपूर्ण कार्य था? अंतिम संस्कार था। मानव मरे हुए इंसान का क्या करता था? अंतिम संस्कार करता था। और क्या था? हथियारों के आकार क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे। फिर 3 नंबर पर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या क्या घटित हुआ? आवास बनाकर रहने लगा मानव। आवास बनाने के साथ साथ क्या प्रारंभ कर दी? खेती प्रारंभ कर दी। और खेती के साथ साथ क्या कर दिया? पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। ये तो था हमारा पाषाण काल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, ताकि हम कल अगर पढ़ें तो थोड़ा सा हमें ऐसे लगे कि हाँ कुछ आता है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वही बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा? तो देखिए, जो ये प्राचीन सभ्यता थी, इस प्राचीन सभ्यता के जो नगर खोजे गए, प्रारंभ में जो नगर खोजे गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये नगर कहां थे? सिंधु नदी तंत्र के पास थे। सिंधु नदी तंत्र के आसपास थे। तो इतिहासकारों ने इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। और यह सभ्यता का आकार कैसा है? लगभग त्रिभुजाकार। पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि ट्रायंगुलर है, लेकिन लगभग क्या है? त्रिभुजाकार है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है। किसने बताया कि इस प्रकार की सभ्यता यहाँ दबी हुई है? इसकी जानकारी किसने दी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने दी थी। और फिर कि ये कहां कहां है, कि इसके नगर कहां कहां निकाले गए, या कहां कहां इसके नगर हो सकते हैं, यानी सर्वेक्षण। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? तो सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। कनिंघम नामक पुरातात्विक विभाग के, ये हमारे भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या है? भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या है? संस्थापक। इन्होंने भारतीय पुरातात्विक विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी कनिंघम ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण किसने दिया? सर्वेक्षण हो गया, इसका नाम तो किसी ने दिया होगा। तो
तो नामकरण दिया था जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल। और इसकी उत्खनन यानी खुदाई, सबसे पहले इसका उत्खनन किसने किया था? तो सबसे पहले जो उत्खनन करता थे वो थे दयाराम साहनी। अब एक बात हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका उत्तरतम में स्थित नगर कौन सा है, दक्षिण में स्थित नगर कौन सा है, पूर्व में स्थित नगर कौन सा है, पश्चिम में स्थित नगर कौन सा है, ये चीजें भी पूछी जा सकती है। तो देखिए, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता ये है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में स्थित स्थान है मांडा। मांडा कहाँ है? कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे है? तो यह है चिनाब नदी के किनारे। अब देखिए दक्षिण में स्थित स्थान कौन सा है? वो है दायमाबाद। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? पूछ ले तो कौन सी नदी? परवरा नदी। अब पूर्व में स्थित स्थान कौन सा है? तो पूर्व में स्थित स्थान है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह कहाँ है? यूपी में। और कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। याद रखना, ये पूछ लेते हैं कि आलमगीरपुर स्थान कहाँ, किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में स्थित स्थान कौन सा है? सूतका गेंडोर। और यह कहाँ है? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। तो देखिए, यह तो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी। इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। सर्वेक्षण किसने किया? कर्निघन ने। कर्निघन क्या है? भारतीय पुरातात्विक विभाग के क्या है? संस्थापक है। नामकरण इसका किसने रखा? जॉन मार्शल ने। उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका आकार क्या है? और इसका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थित स्थान कौन सा है? ये तो थी सामान्य जानकारी। अब पॉइंट टू पॉइंट कौन से नगर खोजे गए, कब खोजे गए, उनकी खुदाई किसने की, उनकी खुदाई में निकला क्या क्या, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।